आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पहली कहानी हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका से उनके आत्मीय संबंध हैं। आत्मीय माने अपनेपन का संबंध है। और वो कहते हैं कि इसके दो कारण हैं। पहला ये कि वो उसके पड़ोस में रहते हैं बचपन से ही, और दूसरा ये कि उन्होंने लेखक को पिता के समान प्यार दिया है। जिस तरह से एक पिता अपनी औलाद, अपनी संतान को यानी अपने बच्चे को प्यार करता है, हरिहर काका ने वैसे ही लेखक को बहुत प्यार दिया। वो उसे कंधे पर बैठाकर घुमाया भी करते थे। और लेखक कहते हैं कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, अपनी कोई औलाद नहीं थी। और अब लेखक आगे बताते हैं कि लेखक का गांव आरा नामक शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और गांव के बीच ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। और ये भी कहा है लेखक ने कि पहले ये छोटा सा मंदिर था, और कहीं इसकी भी स्थापना कैसे हुई वो भी बताते हैं कि कहीं से कोई एक साधु आए और उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित की और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी आने लगे, और वो वहां पर लोग जो थे गांव के, वो मन्नत मानने लगे। लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी तो लोग अपनी जमीन जायदाद या अपनी जो फसल होती थी उसका कुछ हिस्सा दान कर देते थे। मंदिर, इस तरह से मंदिर बढ़ता चला गया, मंदिर का कलेवर बढ़ता चला गया। दान राशि भी लोग देते थे। इस तरह से मंदिर का विस्तार होता चला गया। फिर आगे लेखक कहते हैं कि हरिहर काका कुल 4 भाई हैं। हरिहर काका की 2 बार शादी हुई, विवाह हुआ, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां ही औलाद को जन्म नहीं दे पाई, यानी उनसे कोई संतान नहीं हुई और दोनों ही चल बसी। अब वो कहते हैं कि हरिहर काका ने फिर तीसरी शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई है, गिरती उम्र में तीसरी शादी करना अच्छा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं की। वो उनका जो है वो संयुक्त परिवार है, यानी जॉइंट फैमिली है। तो अपने भाइयों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ रहते हैं। और जो हरिहर काका हैं, हरिहर काका के जो भाई हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। और हरिहर काका के अपने भाइयों के साथ कुल 60 बीघे खेत हैं, यानी हर भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत आते हैं। और इस तरह से हरिहर काका के भी 15 बीघे खेत होते हैं। तो सब जो हैं आपस में प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। और लेकिन जो हरिहर काका हैं, अब हरिहर काका भी सोचते हैं कि भाई इन्हीं के साथ रहना है, तो रहते हैं। लेकिन फिर एक बार क्या होता है कि हरिहर काका ये देखते हैं कि जो ठाकुर बाड़ी के जो महंत हैं और पुजारी हैं, तो वो भी अब समझते हैं कि भाई जो हरिहर काका हैं उनके पास जमीन जायदाद तो काफी है, तो किसी तरह उसे हड़पने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए वो हरिहर काका को थोड़ा अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, है ना। और उधर से एक दिन क्या होता है कि हरिहर काका के घर में उनके भतीजा जो शहर में नौकरी करता है, उसके किसी दोस्त ने आना होता है। वो घर पर आता है, उसकी दावत होती है और घर में खूब पकवान बनते हैं। जब घर में पकवान बनते हैं तो हरिहर काका को भी खुशबू आती है और वो भी सोचते हैं कि चलो आज अच्छा खाने को मिलेगा। और मन में उनके भी आ जाता है कि चलो भाई आज बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु उनको वो स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिलता और उनके आगे रूखा सूखा परोस दिया जाता है। तब हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे जाती है और वो जोर से थाली को उठाकर फेंक देते हैं दालान में। और फिर उन जो अपने भाइयों की पत्नियां हैं उनको भी सुनाते हुए कहते हैं कि तुम ये सोचती हो कि क्या मुझे मुफ्त में खिलाती हो, कि मेरे भी हिस्से की जो फसल के जो पैसे हैं वो सब मेरी जो कमाई है वो इसी घर में आती है, और इस तरह से मुझे मुफ्त में नहीं खिला रही हो। तो इस तरह से वो अपना जो गुस्सा है वो मतलब अपना जाहिर करते हैं और गुस्से में घर से निकल जाते हैं। अब गांव जो है वो छोटा सा है, तो गांव में तो खबरें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो जब पुजारी उनको पता चलता है, महंत को पता चलता है, तो महंत जो होता है वो रास्ते में मिल जाता है और वो किसी तरह से उनको जो हरिहर काका हैं उन्हें ठाकुर बाड़ी ले जाते हैं।
अब जो हरिहर काका मन तो दुखी था ही, उन्होंने महंत जी को भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो महंत जी जो हैं वो तो सोचते हैं कि अब किसी तरह से फायदा उठाया जाए, तो उन्हें वो ले जाते हैं और वहां उन्हें कहते हैं कि देखो, अपनी जमीन जायदाद तुम जो है ठाकुर बारी के नाम लिख दो, तो तुम इस जन्म में भी सुखी रहोगे, और देखो तुम्हारी इस दुनिया में, इस संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, है ना। और हम तो जो मंदिर में भी साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, है ना, और ठाकुर जी की आरती के बाद तुम्हारी आरती लगाया करेंगे, और तुम्हें भी देखो यहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, है ना। खूब आराम से जियोगे, आराम से रहोगे और अपनी जीवन आराम से काटोगे, और जब मृत्यु को प्राप्त करोगे तब तुम्हें स्वर्ग से विमान आएगा लेने के लिए। तो इस तरह की बातें करके उन्हें वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। और महंत जी जो हैं वो उनके रहने का प्रबंध वगैरह भी करते हैं। जितनी देर उन्हें कहने में नहीं लगती उससे जल्दी काम हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना। और हरिहर काका अब के जब भाइयों को भनक लगती है इस बात की कि भाई जो महंत हैं वो तो भाई वहां हरिहर काका को उन्होंने रख लिया है और ऐसे ऐसे बात है, तो वे जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। लेकिन महंत जी कहते हैं कि भाई नहीं, इसका भी मन ना दुखी है हरिहर का, तो इसे भी यहीं रहने दो। और हरिहर काका के भाइयों को निराश ही लौटना पड़ता है। अब जब उनके तीनों भाई घर लौटते हैं तो सो नहीं पाते और अपनी पत्नियों को भी डांटते हैं इस काम के लिए कि भाई उन्होंने देखो कि ऐसा तुमने व्यवहार क्यों किया, उन्हें डांटते भी हैं। और उन्हें अब हरिहर काका के भाइयों को भी इस बात की चिंता हो जाती है कि भाई अब तो जो है 15 बीघे खेत वो कहीं हाथ से ना निकल जाएं। और सुबह होते ही वो ठाकुर बारी पहुंच जाते हैं और हरिहर काका से माफी मांगते हैं और फिर हरिहर काका को समझा बुझाकर घर ले आते हैं। और जो हरिहर काका के भाइयों की पत्नियां हैं वो भी हरिहर काका से माफी मांगती हैं, और इस तरह से वो अब जो है घर में हरिहर काका के भाई उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ रखने लगते हैं, है ना। और इस तरह से अब गांव में जो है लोग जो है वो बातें करने लग जाते हैं। बच्चों, गांव में तो होता ही ऐसा है, कोई भी बात हो तो लोग तिल का ताड़ बना देते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, और गांव वाले भी दो पक्ष में बट गए। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, हरिहर को तो भाई अपनी जमीन जायदाद ठाकुर बारी के नाम लिख देनी चाहिए, भाई अपना परलोक सुधारना चाहिए, इस जन्म का क्या है, अब तो ये जन्म तो ऐसे गया। और कुछ लोग कहते हैं, दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं नहीं भाई, अपने भाई तो अपने ही होते हैं, आखिर भाई ही तो काम आते हैं, मेरी अपना जो खून है वही काम आता है, तो इसलिए हरिहर को अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। अब इस तरह से लोग बातें करने लगते हैं। अब महंत जी की जो नजर है वो तो हरिहर काका की जमीन पर पड़ ही चुकी है। फिर एक दिन ठाकुर बारी के संत, है ना, महंत वगैरह अपने पक्षधर यानी कि अपने कुछ हिमायतियों को लेकर और हथियार से लैस होकर, गंडासा बंदूक आदि लेकर, और हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाते हैं दालान से। अब जब गांव वालों को ये बात पता चलती है, हरिहर काका के भाइयों को पता चलती है, तो वो क्या करते हैं कि पुलिस को साथ लेकर और ठाकुर बारी जाते हैं, और वहां सोचते हैं कि पुलिस को जब लेकर जाते हैं तो वहां पे ठाकुर बारी को घेर लिया जाता है, पुलिस घेर लेती है। तो पुलिस भी देखती है ना, ढूंढती है उनको, लेकिन कहीं मिलते नहीं है। फिर क्या होता है, धीरे से कहीं से भनक मिलती है, कुछ फाटक खुलने की सी आवाज आती है, कुछ ऐसे आवाज सी आती है, और पता चलता है, जब खोल के देखा जाता है तो वो बाहर से तब एक बूढ़ा साधु बताता है कि भाई, तब वो बताता है कि भाई मुख्य दरवाजा फिर वो खुलता है, और वहां जब पुलिस देखती है तो उनके भाइयों को भी पता चलता है, तो वहां हरिहर काका जिस स्थिति में मिलते हैं उन्हें देखकर उनके भाई भी सन्न रह जाते हैं। उनके हाथ पैर बंधे होते हैं, मुंह में कपड़ा भी ठुसा हुआ होता है ना। और पता चलता है, फिर हरिहर काका बताते हैं कि भाई इन्होंने, महंत ने और इन साधुओं ने कुछ सादे और कुछ लिखे हुए कागजों पर उनके जो अंगूठे के निशान हैं वो जबरदस्ती करवा लिए हैं, और इस तरह से वो लोग गुप्त दरवाजे से भाग गए। इस घटना के बाद तो अब गांव के लोगों में ठाकुर बारी के बारे में बातें होने लग जाती हैं।
फिर जब उनको छुड़वा कर लेकर लाते हैं हरिहर काका के भाई, तो फिर अब रिश्तेदार कुछ बुलवा लेते हैं हरिहर काका के भाई, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो परिवार में जो प्रभुत्वशाली होते हैं, जो मतलब थोड़े ताकतवर होते हैं, ऐसे रिश्तेदार लोगों को बुलवा लिया जाता है और फिर इस तरह से उनको समझाया जाता है। हरिहर काका को लोग समझाते हैं, हरिहर काका के भाई भी समझाते हैं कि भाई जमीन लिख दो, भाई देखो ऐसे आपकी जान भी आफत में आई हुई है। तो अब सब उनको डराते भी हैं, धमकाते भी हैं हरिहर काका को। जब प्यार से नहीं मानते, डराते धमकाते भी हैं उनके भाई। फिर हरिहर काका अब बिल्कुल दबंग हो जाते हैं, मतलब वो अब मृत्यु से नहीं डरते। और लेखक ने भी ये बात की है कि जब इंसान इस बात को ठान लेता है, जब सच्चाई उसके सामने आ जाती है, तो फिर वो मौत का भी वर्ण करने को, मृत्यु का वर्ण करने को भी तैयार हो जाता है। तो हरिहर काका भी अब ये निर्णय ले लेते हैं कि मेरी चाहे तुम जान ले लो, मैं जमीन अपनी किसी के भी नाम नहीं लिखूंगा। और वो भाइयों को ये कहते हैं, अपने भाइयों को, कि भाई मेरे मरने के बाद तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी, फिर लिखवाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से अब हरिहर काका जो हैं वो किसी के भी बातों में नहीं आते हैं। अब इतने में क्या होता है बच्चों, इतने में फिर एक तीसरा पक्ष और आ जाता है। और वो कौन है? वो हरिहर जो काका हैं, वो जब अपने घर में हैं, तो एक और पक्ष जो आ गया है वो है गांव के नेताजी। और वो नेताजी कहते हैं उनको कि भाई देखो, तुम हरिहर से कहते हैं कि तुम अपनी जमीन समाज सेवा के नाम कर दो, देखो हरिहर उच्च विद्यालय बनेगा तुम्हारे नाम से गांव में। तो इस तरह से वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिलता, हरिहर काका मना कर देते हैं। और इस तरह से हरिहर काका जो हैं इन सब घटनाओं से अब फिर चुप्पी साध लेते हैं। और फिर क्या होता है कि एक जो उस एरिया का, उस क्षेत्र का डाकू है बुटन, है ना, उसको कुछ लोगों को ये खबर फैलती है गांव में कि भाई बुटन से ये बात की गई है कि बुटन जो है वो दखल करा देगा, मतलब फैसला करा देगा। और कुछ बीघे जो है वो बुटन लेगा डाकू, और बाकी वो आपस में मामला रफा दफा करवा देगा, यानी मामले को सुलटवा देगा। इस तरह से गांव में बहुत खबरें भी फैलती हैं। लेकिन हरिहर काका तो अब किसी भी तरह से किसी के भी वश में आने वाले नहीं, और वो चुप्पी साध लेते हैं। उनको इस बात से बहुत अंदर तक दुख होता है कि सभी पैसे के ही लालची हैं, कोई भी उनको दिल से चाहता नहीं है। और उधर से धर्म के ठेकेदार जो महंत पुजारी हैं वे भी ऐसे ही हैं, और उनके अपने खून के रिश्ते जो भाई हैं वो भी ऐसे ही हैं। इस तरह से फिर काका पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं, और नौकर जो है वही उनकी देखभाल करता है, उनको खाना वाना बना के खिलाते हैं। लेकिन जो हरिहर काका उन्होंने चुप्पी साध ली है और घुटन भरी नीरस जिंदगी जीने लगे हैं। और जो पुलिस के जवान हैं जो तैनात किए गए हैं वो खूब मौज उड़ा रहे हैं, जबकि पैसा किसका है? हरिहर काका का। और हरिहर काका बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं, मतलब एक तरह से उपवास पर हैं। और मौज कौन उड़ा रहे हैं? पुलिस वाले। इस तरह से बच्चों इस कहानी में लेखक ने कई बातों को स्पष्ट किया है। पहली बात ये कि समाज में पैसे का बोलबाला है। दूसरी बात ये कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, है ना, वो भी इंसान को धोखे में रखते हैं और उसकी जमीन जायदाद हड़पने की ताक में रहते हैं और उसे गलत पट्टी भी पढ़ाते हैं। और तीसरी ओर ये भी है, जो पुलिस का सिक्का है वो भी ये दिखाया है कि पुलिस वाले भी अपना काम मुस्तैदी से नहीं करते हैं। तो इस तरह से लेखक ने इस पाठ में कई समस्याओं को उठाया है। तो बच्चों इस पाठ के और प्रश्नोत्तर और इस पाठ को और विस्तार से समझने के लिए इस पाठ की वीडियो मेरे चैनल पर जरूर देखिए। आइए अब हम समझते हैं बच्चों दूसरी कहानी, जो है सपनों के से दिन। इस कहानी के लेखक हैं गुरदयाल सिंह। बच्चों गुरदयाल सिंह पंजाबी लेखक हैं। ये उनकी आत्मकथा का एक अंश है, सपनों के से दिन। सपनों के से दिन कहा गया बच्चों बचपन के दिन को। बचपन के दिन हमेशा याद रहते हैं, मीठी स्मृति रहती है, मधुर स्मृति रहती है
क्योंकि हम इन दिनों को बहुत याद रखते हैं और ऐसा लगता है ये दिन जैसे सपनों के से थे, मतलब वापस तो आते नहीं है बचपन के दिन, तो इसलिए हमें मधुर स्मृति हमारी हमेशा बनी रहती है। तो लेखक ने अपने इन्हीं दिनों का वर्णन करते हुए कहा है कि लेखक और उसके साथियों को खेलने का बहुत शौक था। वो कहते हैं कि सभी गरीब और फटे हाल थे, खेलते हुए भी हम गिरते भी थे, चोट भी खाते थे, और भाई खेलते खेलते मतलब कई बार ऐसे कीचड़ भी लग जाता था, मिट्टी भी लग जाती थी इतनी, और घर जाके मार भी खाते थे, लेकिन खेलने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे। और इस तरह की इन्होंने बातें की हैं लेखक ने। और उन्होंने बताया कि उनके जमाने में, बच्चों जिस समय ये लेखक गुरदयाल सिंह जी ने ये पाठ लिखा उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो इस बात को बहुत समय हो चुका है जब लेखक ने ये कहानी लिखी। तो उस समय सभी के जो लेखक हैं उनके साथी और लेखक के भी खुद माता पिता पढ़ाई लिखाई के महत्व को उतना समझते नहीं थे, और बच्चों से भी पता नहीं करते थे कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़कर भी आए हैं या बस्ता अपना तालाब में फेंक आए हैं, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता था। और माता पिता भी बस ये सोचते थे बस इतना पढ़ लिख जाए कि बस जो है इसको बहिया लिखना आ गया। बहिया लिखना मतलब बच्चों, बही खाता लिखना का मतलब होता है बच्चों जो लेजर बुक होती है ना, जिसमें अकाउंट्स होते हैं, जिसमें लेजर बुक, भाई वो लिखनी आ जाए, हिसाब किताब लिखना आ जाए। वो लोग ये समझते थे बस इतना थोड़ा बहुत आ जाए। और बच्चों उस जमाने में बच्चों को इसलिए पढ़ाई लिखाई में भी रुचि कम होती थी, क्योंकि लेखक ने बताया है कि उस समय जो थे ना उनके मास्टर वो मारते बहुत थे, तो उनकी मास्टरों की मार से भी बहुत डर लगता था। और लेखक ये बताते हैं, कहते हैं कि खेलने के हम बहुत शौकीन होते थे और रेत के टीले पर चढ़ते थे, है ना, उस पर चढ़ते थे, तालाब में भी नहाते थे और अपने आप को ऐसे समझते थे जैसे बहुत बड़े तैराक हों, है ना। और वो कहते हैं कि भाई हम जब भी आपस में खेलते थे ना, अलग अलग प्रांतों के बच्चे थे, लेकिन कहते हैं कभी कभी तो एक दूसरे की हमें बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब खेलते थे तो सबको एक दूसरे की बात समझ में आ जाती थी। और इस तरह से वो कहते हैं कि हम गांव के तालाब में भी नहाते रहते थे। और कहते हैं कि हम अपनी जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो कहते हैं कि हम अपनी नानी के घर जाते थे। नानी हमें खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी और बहुत प्यार करती थी, है ना। और वो कहते हैं कि हमें जो है अपनी जो हमारी नानी है वो हमें अपने पोतों से बेहतर समझती थी, अपने पोतों को भी यही सीख देती थी कि हम जैसे बने। और वो कहते हैं कि जब हम अपने ननिहाल नहीं जा पाते थे तो गांव के तालाब पर ही खेलते थे और खूब मस्तियां करते थे और ऐसे छुट्टियां बिताते थे। और लेखक कहता है कि छुट्टियों में भाई गृह कार्य भी मिलता था, यानी होमवर्क तो मिलता था, और पहले तो हम होमवर्क नहीं करते थे और मतलब खेल कूद में हमारा समय बीत जाता था। इतनी सारी छुट्टियां हमारी खेलकूद में बीत जाती थी। फिर जब छुट्टियां कम होने लगती तो हमें डर सताने लगता, किस बात का, भाई काम भी करना है गृह कार्य, और फिर डर भी लगता था, मास्टरों का भी डर, मास्टरों की मार का भी डर लगता था। और लेखक ये भी कहते हैं कि उस जमाने में क्या होता था कि नई किताबें तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि गरीब परिवारों से थे इनके माता पिता। तो वो कहते हैं कि नई पुरानी जो किताबें थी उनसे गंध भी बड़ी आती थी, और स्कूल के जो अलियार के जो झाड़ लगे हुए थे, यानी फेंसिंग लगी हुई थी, उसकी भी गंध लेखक कहते हैं आज तक याद है। स्कूल के गेट से हमारी क्लासेस तक अलियार के झाड़ लगे रहते थे, तो कहते हैं वो भी मन हमारा उदास कर देती थी। तो लेखक कहते हैं कि स्कूल जाने का बहुत अधिक मन नहीं करता था, है ना। क्या बातें होती थी, वो ये होता था, एक तो पुरानी किताबों से जो थी वो गंध आती थी जो अच्छी नहीं लगती थी, दूसरा मास्टरों की मार होती थी, तीसरा अलियार के झाड़ों से भी स्मेल सी आती थी, वो भी अच्छी नहीं लगती थी। और इस तरह से फिर लेखक कहते हैं कि जब छुट्टियों में हमें गृह कार्य मिलता, जब छुट्टियां हमारी कम होने लगती तो भाई हमें तो डर लगने लगता। फिर हम सोचते, हिसाब लगाते कि 200 सवाल मिले हैं गणित के, तो भाई हम इतने सवाल रोज करेंगे तो हो जाएंगे, है ना। फिर कहते फिर और छुट्टियां कम हो जाती, फिर दोबारा हिसाब लगाते, फिर इस तरह से नया नया रोज मतलब टाइम टेबल बनाते कि अब तो इतने सवाल भी कर लेंगे तब भी हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जब छुट्टियां और 5-7 कम रह जाती तो फिर और डर लगने लगता। और फिर बाद में तो क्या समझते थे, ये समझते थे कि चलो कोई नहीं, और फिर अपने आप को कैसे समझते थे कि हम ओमा जैसा बन जाएं। बच्चों, लेखक ने यहाँ पे जिक्र किया है कि बच्चों का जो नेता होता था ना वो ओमा होता था, सब बच्चे उसको अपना वो मानते थे,
एक तरह से क्लास का जो जिसको शैतान बच्चा था बहुत, और डरते थे बच्चे उसको देखते थे और बड़ा उसकी प्रेज करते थे। एक तरह से किस तरह से प्रेज करते थे कि उसका जो ओमा था वो मारता बहुत था, और उसके जो वो मारता था अपना सिर मारता था बच्चों के पेट में, और इस तरह से उसका नाम रेल बम्बा रखा हुआ था बच्चों ने। और लेखक ने बच्चों पाठ में भी जिक्र किया है कि उसका शरीर कैसा था, 3 बालिश का सिर था, और ऐसी कि जैसे बिल्ली के उस पर तरबूज रखा गया हो। बच्चों ये चैप्टर में भी आया है, आप इसको अच्छी तरह से वहां से पढ़ लें। और इस तरह से जो ओमा था वो मार से डरता नहीं था। तो इस तरह से लेखक कहता है कि हम भी सोचते थे कि हम भी ओमा जैसा बन जाएं, पर बन नहीं पाते थे उसकी तरह। कि मतलब वो कैसा दिलेर है कि देखो वो तो मतलब सिर से वार करता है, मारता पीटता था, गालियां देता था वो, है ना, और मास्टरों की मार से डरता नहीं था। तो इस तरह से लेखक कहता है कि मुझे याद है कि बचपन में जो हमारा मित्र होता था वो क्लास का ओमा, तो उसको हम ऐसे रेल बम्बा कहते थे, लेकिन हम उसकी तरह बन नहीं पाते थे। और फिर लेखक आगे कहता है कि स्कूल हमारा छोटा सा था, और वो कहता है कि सब बच्चे ना प्रार्थना सभा में खड़े होते थे, और लेखक कहता है कि हमें सबसे ज्यादा डर लगता था जब हम कतार में खड़े होते थे प्रार्थना सभा में। तो जब कतार में अगर सीधे नहीं खड़े होते थे, या कोई बच्चा अपनी पिंडली को खुजलाता था, तो जो हमारे पीटी सर थे जिनका नाम था मास्टर प्रीतम चंद, वो बाघ की तरह झपट पड़ते थे और खाल उधेड़ने के मुहावरे को चरितार्थ कर देते थे। मतलब बिल्कुल हमें इतना पीटते थे कि बस हमारी जान निकल जाती थी। और लेखक कहता है कि वो उनसे हमें बहुत डर लगता था। और बच्चों उन्होंने इस पाठ में लेखक ने बताया है कि वो ठिगने कद के थे, है ना, और उनके मुंह पर माता के दाग थे। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लेखक ने दिया है पाठ में, और कहते हैं कि वो ऐसे एड़ी वाले जूते पहनकर आते थे और खटखट की आवाज करके चलते थे, और बच्चे उनसे बड़ा डरते थे, सब बच्चे उनसे डरते थे। और दूसरी ओर लेखक ने कहा है कि हेडमास्टर साहब जो हमारे थे, जिनका नाम था श्री मदन मोहन शर्मा जी, वो कहते हैं वो बहुत विनम्र स्वभाव के थे, हमेशा हंसमुख रहते थे, हंसमुख स्वभाव के थे, और बच्चों को कभी भी मारते तो बहुत दूर की बात है, कभी भी जरा सा भी कोई गलती अगर कर देता था तो वो अपनी हाथ की उल्टी उंगलियों से ऐसे चपत लगाते थे, और उनकी चपत भी हमें भाई बीखे की नमकीन जैसी की पापड़ी जैसी लगती थी, भाई बीखे की नमकीन जैसी पापड़ी की तरह लगती थी, मतलब वो भी हमें अच्छी लगती थी। और इस तरह से लेखक ने यहाँ बच्चों इस पाठ में दोनों टीचर्स का, यानी मास्टर प्रीतम चंद का बताया कि वो बहुत कठोर स्वभाव के थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत मारते पीटते थे, उनसे बच्चे बहुत डरते थे। और दूसरी ओर हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी विनम्र स्वभाव के थे, बहुत अधिक मतलब विनम्रता दिखाते थे, बच्चों को कभी मारते नहीं थे, है ना, और कभी गलती कर दी तो बस जरा सी चपत लगाते थे, बच्चे मुस्कुरा कर नीचे मुंह कर लेते थे। लेकिन लेखक आगे कहते हैं कि हमें स्कूल जाना एक कारण था जिस कारण हमें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। वो कारण था स्काउटिंग का अभ्यास करना। वो कहते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद जब हमें नीली पीली झंडियां पकड़वाकर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे और 1 2 3 करवाते थे, तो हम अपने आप को फौजी की तरह समझते थे, और हम 1 2 3 करते, और हम जब परेड अच्छी करते थे तो हमें सर शाबाशी देते थे, और वो शाबाशी हमें इतनी अच्छी लगती थी, हमें ऐसा लगता था मानो हमने फौज के तमगे जीत लिए हों। बच्चों तमगे कहते हैं मेडल्स को, यानी हमने फौज के कोई मेडल जीत लिए हों। और उस समय हमें पीटी सर की वो एक गुड हमें सब टीचर से मिली हुई गुड्डों से भी महत्वपूर्ण लगती थी। वो एक गुड, बच्चों जैसे टीचर्स लिख देते हैं ना कॉपी पर गुड 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 ऐसे, तो उनको उसको लेखक ने लिखा है गुड्डों, है ना, तो कि बहुत सारे गुड मिले हुए हों, उसके कंपैरेटिवली एक गुड, एक शाबाशी पीटी सर की हमें महत्वपूर्ण लगती थी। और इस तरह से लेखक बताते हैं कि हमें इस तरह से स्काउटिंग का अभ्यास करना बहुत अच्छा लगता था, और हमें उस समय बहुत अच्छा, क्योंकि धुली हुई वर्दी मिलती थी, है ना, और बहुत बढ़िया हमें लगता था। यही कारण होता था जिस कारण से हमें स्कूल पसंद आता था, स्कूल अच्छा लगता था। फिर लेखक ने यह भी कहा है कि एक बार क्या हुआ कि उनके फारसी
पढ़ाने के लिए उनके पीटी सर को, मास्टर प्रीतम चंद को, ये लेखक जो थे वो चौथी कक्षा में थे, तो फारसी पढ़ाने के लिए उन्हें भेजा गया। तो जब फारसी पढ़ाने के लिए भेजा गया तो उन्हें शब्द रूप याद करने को मास्टर प्रीतम चंद ने दिए कि कल सब बच्चे फारसी के शब्द रूप याद करके आएंगे। अब लेखक कहते हैं कि सब बच्चों ने कोशिश की याद करने की, लेकिन याद नहीं कर पाए। जब याद नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अगले दिन स्कूल गए। जब सर ने सुने तो कोई भी बच्चा नहीं सुना पाया। तो पीटी सर ने सबको अपनी टांगों के पीछे से हाथ बाहें निकालकर कान पकड़ने को कहा, यानी सबको मुर्गा बनने को कहा। बच्चों, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप मुर्गा शब्द नहीं लिखेंगे, आप यही लिखना कि टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने को कहा। बच्चों, यही लिखेंगे आप ऐसे। और इस तरह से जब बच्चों को वो सजा दे रहे थे तो उसी समय हेडमास्टर साहब आ गए और उन्होंने मास्टर प्रीतम चंद को इसके लिए डांटा और उन्हें मुअत्तिल करने का आदेश देने के लिए उन्होंने मंजूरी के लिए बड़े दफ्तर भेज दिया। बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास भेजा जाता है। जब वहां से मंजूरी आ जाती है यानी मैनेजमेंट के पास, तब उन्हें मुअत्तिल, तो उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया, मुअत्तिल कर दिया, निलंबित कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद जब इन लेखक को पता चला कि नौकरी से निकाले जाने के बाद, मतलब कुछ स्कूल के कुछ बड़े लड़कों ने इन बच्चों को बताया, लेखकों को, कि वो तो अब एक चौबारे में रहते हैं। और जब ये बच्चे वहां पर उनके घर उनको वो देखने गए, बड़ा सा एक उन्होंने कमरा ले रखा है, वहां पर आराम से रह रहे हैं। उन्होंने तोते भी पाले हुए हैं पिंजरे में और उनको बड़े आराम से वो बादाम की गिरियां छील छील कर खिलाते हैं और उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो जब ये लेखक और ये सब बच्चे गए तो इन्होंने देखा कि वे तोतों से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि उस समय हमें ये बात समझ नहीं आई कि ऐसे इतने कठोर स्वभाव के पीटी सर तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। लेकिन लेखक, बच्चों, ये पाठ में स्पष्ट नहीं है पर मैं आपको समझा रही हूं। लेखक कहते हैं कि बड़े होने पर अब ये बात समझ में आई, वास्तव में कुछ लोग दोगली जिंदगी जीते हैं, यानी किसी के साथ कोई और व्यवहार और किसी और के साथ कुछ और व्यवहार। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ बदला हुआ होता है। कुछ के साथ तो प्यार से बात करते हैं, कुछ के साथ बहुत गुस्से से बात करते हैं, कुछ के साथ कुछ और मीठी बातें करते हैं, कुछ के साथ कटु बातें करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बहुत सी हमें बातें बताई हैं। लेखक ने मुख्य रूप से अपने बचपन के दिनों को याद किया है और ये भी बताया है कि किस तरह से मास्टरों की मार से बच्चों का मन स्कूल से हट जाता है। तो ये कहानी जो है बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी आधारित है बच्चों। तो हमें इस तरह के शिक्षक नहीं बनना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बनाना चाहिए जिससे बच्चों का स्कूल जाने के लिए मन करे। बच्चों, इस पाठ को भी और विस्तार से समझने के लिए मेरा जो ये पाठ है, ये इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप हिंदी गुरुकुल पर जाकर इसे भी देख सकते हैं। जरूर देखिए विस्तार में और इस पाठ को समझिए और प्रश्नोत्तर भी आप समझ लेंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा पाठ, तीसरी कहानी जो है टोपी शुक्ला। बच्चों, इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। इस कहानी में बच्चों दो बच्चों का जिक्र है। एक बच्चा है जिसका नाम है टोपी और दूसरा बच्चा है जिसका नाम है इफ़न। एक जो बच्चा टोपी है ये हिंदू है और इफ़न मुस्लिम है, लेकिन इन बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाति और धर्म क्या होते हैं। ये दोनों बच्चे आपस में अभिन्न मित्र हैं, एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। लेखक कहते हैं कि जब मैं कहानी अभी टोपी की बता रहा हूं तो इफ़न के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ़न की कहानी जाने बिना टोपी को नहीं जाना जा सकता। तो जो टोपी के पिता हैं वो जाने माने डॉक्टर हैं, उनका भरा पूरा परिवार है, घर में सब कुछ है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। और जो टोपी शुक्ला है वो चौथे दर्जे की पढ़ाई कर रहा है, यानी चौथी क्लास में है। उसकी मुलाकात इफ़न से होती है और इफ़न से उसकी पहली दोस्ती होती है, दोनों पक्के मित्र बन जाते हैं।
टोपी जो है वो अक्सर इफ़न के घर जाता है। इफ़न की दादी उसे बहुत पसंद आती है और वह इफ़न को जो कहानियां सुनाती है तो टोपी को भी कहानियां सुनाती है, और वो कहानियां सुनाती है, पंचफुल्ला की कहानियां सुनाती है, हातिम ताई की सुनाती है, बहराम डाकू, अनार परी आदि की कहानियां सुनाती है। बच्चों, आपकी पुस्तक में कहानियों के नाम लिखे हैं, आप 4-5 कहानियों के नाम याद कर लें तो अच्छा रहेगा, वो आपको जरूर लिखना चाहिए एग्जाम में। अब आगे समझते हैं बच्चों। तो जो टोपी है वो इफ़न के घर जाता है और उसकी जो दादी है उससे मिलने जाता है और इफ़न से मिलने जाता है। बाकी जो उसकी अब्बू हैं, उसकी अम्मी हैं, उसकी बड़ी और छोटी बहन है, उनसे उसको वो लगाव नहीं है। और इफ़न के जो अब्बू हैं यानी उसके पिताजी, वो कलेक्टर हैं, और जो इसका सारा परिवार है इफ़न का, उसमें उसकी दादी ही टोपी को पसंद आती हैं। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी और ब्याह करके वो लखनऊ में आ गई थी। इफ़न के दादा जो परदादा जो थे वो मौलवी थे, और इफ़न की जो दादी थी वो जमींदार परिवार की थी और उन लखनऊ की रहने वाली थी और खूब खाती पीती थी। और जब उनका मौलवी से विवाह हुआ, यानी क्योंकि इफ़न के दादा मौलवी थे, तो उन्हें मतलब इन चीज़ों के लिए, दूध दही के लिए तरस जाना पड़ा, और उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक था, और मौलवी के घर तो इन चीज़ों की मनाही होती है, तो इसलिए अपनी जो गाने बजाने की इच्छा है वो पूरी नहीं कर पाई। इफ़न के पिता की शादी पर उनका मन था लेकिन नहीं पूरी कर पाई। फिर इफ़न जब पैदा हुआ तो उसकी छठी पर उन्होंने खूब गाना बजाना करके अपने मन की इच्छा को पूरा किया। और इफ़न की दादी पूर्वी बोली में बोलती थी जो इफ़न को बहुत पसंद आती थी। टोपी का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था। इफ़न की दादी जो पूर्वी बोली बोलती थी वो इफ़न को तो पसंद थी ही, और साथ ही साथ टोपी को भी वो बोली बहुत पसंद आती थी, उसे उसमें मिठास लगती थी। टोपी के परिवार में भी उसकी दादी थी जिनका नाम सुभद्रा देवी था, माता पिता थे और उसके 2 भाई थे। पिता उसका व्यवसाय अच्छा था और वो नीले तेल वाले थे, मतलब उसका बिजनेस करते थे। और जब जो टोपी था, टोपी की दादी सुभद्रा देवी बहुत कड़क मिजाज की थी, बहुत अनुशासन प्रिय थी, और दूसरी ओर जो इफ़न की दादी थी वो नमाज पढ़ती रहती थी, बहुत धार्मिक किस्म की थी। और इफ़न की दादी को इस बात का पता नहीं था कि उनका जो मायके का घर है वो कस्टोडियन में चला गया है। बच्चों, ऐसा होता है कि जो भी कोई जमीन जायदाद या धन संपत्ति होती है जिसका कोई वारिस नहीं होता, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो सरकार जो है कुछ पीरियड, कुछ समय देती है कि अगर कोई उस पर अपना उत्तराधिकार जताता है तो उसको मालिकाना हक मिल जाता है, वो मालिक बन जाता है उसका। लेकिन कुछ पीरियड तक अगर कोई उसके लिए क्लेम नहीं करता है तो वो सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, उसको कस्टोडियन कहते हैं। तो इफ़न की दादी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका घर, मायके का घर कस्टोडियन में चला गया है ना। और इसलिए वो कई बार अपने बेटे से भी कहती थी, जब उनका बेटा इफ़न के पिता पूछते थे कि माँ से पूछते थे अपनी कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश को कहाँ ले जाया जाए, करबला या कहाँ, क्योंकि करबला जो है वो धार्मिक स्थल माना जाता है मुस्लिम्स का, इसलिए वो पूछते थे। तो वो कहती थी कि अगर तेरे से ना संभाली जाए मेरी लाश तो मेरे घर भेज देना, मेरे मायके के घर भेज देना। पर उसे ये नहीं पता था कि उसका घर कस्टोडियन में चला गया है ना। और बच्चों, फिर लेखक आगे कहते हैं कि जो टोपी है उसे अपनी दादी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली थी, डांटती रहती थी हमेशा, है ना, कड़क मिजाज की थी और कहानियां भी नहीं सुनाती थी। और दूसरी ओर इफ़न की दादी तो कहानियां भी सुनाती थी, बहुत प्यार जताती थी, इसलिए वो उसके पास जाता था। टोपी के बड़े भाई का नाम था मुन्नी बाबू और छोटे भाई का नाम था भैरव। और जो मुन्नी बाबू थे, मुन्नी बाबू भी जो थे वो उसकी झूठी शिकायत भी करते थे। एक बार उन्होंने उसकी झूठी शिकायत भी की, मैं अभी कहानी में आपको आगे बताने वाली हूँ बेटा। और जो उसका छोटा भाई था भैरव, वो उसकी कॉपियों को फाड़ डालता था। और इस तरह से जो टोपी था वो मतलब अपने जो दिल की बात है अपने घर में किसी से कह नहीं पाता था, सारी बातें वो अपने मित्र, अपने दोस्त इफ़न से साझा करता था, उससे अपने मन की सारी बातें कहता था। और अपनी दादी से तो उसे लगाव था ही बिल्कुल नहीं। और फिर क्या हुआ कि
जब भी कोई बात होती थी तो ये इफ़न से ही अपने सारे दिल की बातें किया करता था और इस तरह से सोचता था कि भाई मैं उसी से बात करूं, उसी से मिलूं। और फिर क्या हुआ कि इसको लगा टोपी को लगा कि उसके जो घर में जो उसके साथ बात होती है, जो उसको कोई समझता नहीं है। तो इस तरह से ना वो फिर एक बार तो क्या हुआ कि ज्योग्राफी का पीरियड यानी भूगोल का पीरियड छोड़कर दोनों बातें करने लगे। और इफ़न जो था वो उसकी बातें सुनता था और एक दिन ऐसे ही बात करने लगा तो उसने उसको बोला कि क्यों ना हम दादी बदल लें। वो कहने लगा टोपी इफ़न को कि क्यों ना हम दादी बदल लें, कि तेरी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तेरे घर चली जाए। तो जो इफ़न था वो थोड़ा समझदार था, तो उसने उसको बोला, कहता है कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, कि देख उसने बोला उसको कि देख ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो मेरी जो दादी हैं वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं, मेरे अब्बू ये नहीं होने देंगे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो इतने में ये लोग बच्चे बात ही कर रहे थे, तो इतने में घर से संदेशा आता है कि उसकी दादी चल बसी। तो इफ़न जो है वो चला जाता है घर पे और जो टोपी है वो रोने बैठ जाता है। और एक किस्सा और होता है कि बच्चों इफ़न जो है वो उसके घर में, क्योंकि मुस्लिम परिवार है तो उर्दू के शब्द और मुस्लिम संस्कृति की ही बातें होती हैं, वही परंपराएं हैं। और टोपी जो है वो हिंदू परिवार का है तो उसके घर में उसी तरह की होती हैं। अब जो टोपी है, टोपी के घर में मेज पर खाना होता है ना, तो सब लोग खाने पर एक दिन बैठे होते हैं। तो टोपी एक दिन अपनी माँ को अम्मा कह देता है, अम्मी शब्द कह देता है। तो उसकी माँ ने बैंगन का भुर्ता बनाया होता है तो उसको माँ को कहता है अम्मी। उसकी माँ का नाम है, टोपी की माँ का नाम है राम दुलारी। तो एकदम से जब अम्मी कहता है तो घर वाले सारे चौंक जाते हैं और उसकी दादी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तो अपनी बहू राम दुलारी को ही डांटने लगती है कि सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है, ये कैसे कैसे लड़कों से देखो दोस्ती कर ली है इसने, क्या बोल रहा है। और वो गुस्से के मारे तो टेबल से उठकर चली जाती है और राम दुलारी माँ जो है उसकी, वो उसको खूब पीटने लगती है। और मुन्नी बाबू जो उसका बड़ा भाई है, वो जब उसको पीटते हुए देखता है तो वो आग में और घी डालता है, बल्कि वो ये बोल देता है, कहता है कि एक दिन तो ये टोपी रहीम कबाबची के पास कबाब खा रहा था, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ थी। रहीम कबाबची के पास तो कबाब मुन्नी बाबू ने खाए थे और टोपी ने उन्हें देख लिया था। और जब टोपी ने देखा तो बल्कि उसने उसे एक कन्नी भी दी थी कि मुंह बंद रखे। और टोपी ने घर में किसी को नहीं बताई थी ये बात, सिर्फ इफ़न को ही उसने बताई थी। तो जो अब टोपी है ये घर में बात बताने की चेष्टा भी करता है पर उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता और इस तरह से वो दुखी हो जाता है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है। और तभी भी वो बात अपने दोस्त से कहता है, इफ़न से बोलता है ये बात। तो इस तरह से जो टोपी है वो घर में मतलब एक तरह से पराया पराया सा ही लगता है उसको अपना घर, और इफ़न उसे अपना लगता है। अब जब इफ़न जो है उसकी दादी की भी डेथ हो जाती है तो ये और अकेला हो जाता है। इतने में फिर एक और घटना घटती है, क्योंकि जो वो है इफ़न के पिता कलेक्टर हैं और उनका ट्रांसफर हो जाता है, यानी उनका तबादला हो जाता है। और वो तबादले पर उनको जाना है। अब जब उनका तबादला हो जाता है तो तबादला होता है तो क्या होता है कि अब ये पूरा परिवार जाने की तैयारी में है और ये दिन है 10 अक्टूबर 1945 का दिन। मुरादाबाद तब बदली हो जाती है उनकी। इस दिन का बहुत अधिक महत्व है टोपी के जीवन में, क्योंकि इस दिन 10 अक्टूबर 1945 को यानी 10 अक्टूबर 1945 को तो इफ़न हमेशा के लिए उसे छोड़कर अपने परिवार के साथ चला जाता है और टोपी बिल्कुल अकेला हो जाता है। और जो नए कलेक्टर आते हैं उस मकान में रहने के लिए, टोपी जाता है। उनके जो 3 बच्चे हैं तो वो 3 बच्चे उनके नाम हैं बिल्लू और इस तरह के अंग्रेजी नाम उन्होंने रखे हैं, बीलू और डब्बू और इस तरह के। और
वो तीनों बच्चे जो हैं वो बहुत अंग्रेजी बोलते हैं और उनको बड़ा घमंड है अपनी अमीरी का और अपने अंग्रेजी बोलने का। तो उनसे टोपी की बिल्कुल भी बनती नहीं है, बल्कि वो अपने कुत्ते को भी इसके पीछे छोड़ देते हैं और इस बेचारे को भी चोट लगती है। और माली जानता है, क्योंकि माली तो पहले वही है जो उस समय इफन के यहाँ था, इफन के समय में था माली, तो माली समझता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि फिर ये वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन जो टोपी के घर में जो नौकरानी है सीता, वो उसका दुख समझती है और वो उसे अपनापन देती है। अब ये बेचारा जो टोपी है, इसे सहानुभूति, प्रेम सीता से मिलता है और वो फिर उसको बोलती है कि तू ऐसे क्यों करता है। वो उसको समझाने की भी चेष्टा करती है। फिर एक और किस्सा होता है घर में। सर्दियों में सबके लिए यानी मुन्नी बाबू के लिए और भैरव के लिए नए कोट का कपड़ा आता है, नए कोट बनकर आते हैं और टोपी को मुन्नी बाबू का कोट दे दिया जाता है, क्योंकि मुन्नी बाबू को कोट छोटा हो गया है। जब टोपी को ये कोट मिलता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि छोटे भाई को भी नया कोट मिला, बड़े भाई को भी नया कोट मिला और मुझे तो पुराना मिला। तो वो गुस्से में अपना कोट दूसरी नौकरानी के बच्चे को दे देता है। अब नौकर को दी हुई चीज वापस नहीं ली जा सकती और इस तरह से ये फैसला लिया जाता है घर में कि अब टोपी जाड़ा खाए। और इस तरह से टोपी मन महसूस कर रह जाता है। टोपी अब फिर 9वीं कक्षा में आ गया है। पहली बार वो फेल हो जाता है। वो फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि घर में उसे कोई पढ़ने नहीं देता, कोई उसे नोटिस नहीं करता है। उसकी माँ भी उसे कभी कोई सामान मंगवाने के लिए भेज देती है, जो नौकरों से सामान नहीं मंगवाया जाता, बाजार सामान लेने भेज देती है। मुन्नी बाबू उसे कोई ना कोई काम बोल देते हैं। इस तरह से वो पढ़ ही नहीं पाता और दूसरे साल फिर उसे टाइफाइड हो जाता है, जिस कारण वो फिर बेचारा फेल हो जाता है। और तीसरे साल फिर वो ये सोच लेता है कि अब चाहे टाइफाइड हो, चाहे टाइफाइड का बाप, वो पास होकर रहेगा। उसके पिता भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं। घर में चुनाव का माहौल है बहुत, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है और वो 3rd डिवीजन में पास हो जाता है। इस तरह से पास होकर वह दिखा देता है कि वह भी आत्मविश्वास रखकर, साहस के साथ वह हिम्मत करके पास हो सकता है। बच्चों, इस पाठ में, इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि जब टोपी फेल हो जाता है तब टीचर्स भी उसे नोटिस नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। और जब उससे प्रश्न पूछते हैं और बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और जब वो हाथ उठाता है तब वो जो टीचर्स हैं वो भी उसको कह देते हैं कि तुमसे तो अगले साल पूछ लेंगे, क्योंकि तुम तो इसी क्लास में ही रहने वाले हो। और इस तरह से जो क्लास के और बच्चे हैं वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं और वो भी कहते हैं कि तू 8वीं वाले बच्चों के साथ दोस्ती कर, हमसे क्या दोस्ती करता है। तो इस तरह से इस पाठ में, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने शिक्षा व्यवस्था पर भी चिन्ह लगाया है कि टीचर्स को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बच्चे मन महसूस के रह जाएं, बल्कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए, बच्चों के मन को समझना चाहिए। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ, ये कहानी भी समझ में आ गई होगी। इस कहानी को भी विस्तार से समझने के लिए मेरे चैनल पर आप इस कहानी को जरूर पढ़िए, जरूर देखिए बेटा, ताकि विस्तार से और अच्छी तरह से पढ़ पाएं। क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, उन्हें भी पढ़िएगा। बेटा, आप इस तरह से रिवीजन क्लास करते रहिए। और वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, व्याकरण की, गद्य खंड की, कविताओं की और अब संचयन की भी हो रही है। इसके बाद और भी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं टिप्स भी देने वाली हूं। राइटिंग स्किल की भी वीडियोस आएंगी, उनकी भी लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।